आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा 9,200 रुपए के चुनावी सिक्कों की भी है। राजस्थान के पाली में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने महात्मा गांधी के गेटअप में अपना नामांकन दाखिल किया। इस प्रत्याशी का नाम दीपक बामनिया है। उन्होंने महात्मा गांधी की तरह हाथ में लाठी लेकर और धोती के साथ शरीर पर सूती कपड़े लपेटकर जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना पर्चा भरा। इतना ही नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार दीपक ने बिना जूते यानी नंगे पांव जिला कलेक्टर दफ्तर तक का सफर तय किया। यूपी के मऊ में एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर के एक कार्यक्रम में घुटने पर बैठने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल ये पूरा मामला बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक का है, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ने अरविंद राजभर से ऐसा करने को कहा। हालांकि अखिलेश यादव समेत दूसरे विरोधी इस वीडियो के बहाने उन पर तंज कसते दिखे, लेकिन अरविंद राजभर के पिता और प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि डिप्टी सीएम ने झुककर वहाँ मौजूद लोगों का आशीर्वाद लेने की बात कही थी। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि ये देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, इनसे आशीर्वाद लो विजय हासिल करने के लिए। और जो मैं जानता हूं, यही कार्यकर्ता, यही मतदाता किसी आम व्यक्ति को खास बना देते हैं और भगवान के आशीर्वाद पाने के लिए भी व्यक्ति को झुकना पड़ता है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक प्रत्याशी ने भारी भरकम सिक्कों के रूप में अपनी जमानत राशि जमा करवाई। दरअसल सुभाष कोरकू किसान स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जब वो निर्वाचन कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उन्हें देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि सुभाष जमानत राशि जमा कराने के लिए सिक्के लेकर गए थे। सुभाष ने बताया कि उन्होंने जमानत राशि के 12,500 रुपए में से 9,200 रुपए के सिक्के जमा करवाए। सुभाष के मुताबिक वो मजदूरी का काम करते हैं और उन्होंने लोगों से मदद लेकर ये 1-1 रुपए के सिक्के जमा किए थे। गुजरात के अमरेली में कांग्रेस की उम्मीदवार गेनीबेन ने घोड़े पर बैठकर चुनाव प्रचार शुरू किया। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल रहे। वहीं इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी दूसरे घोड़े पर बैठे दिखाई दिए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। हम जितना डिजिटल युग की ओर बढ़ रहे हैं, उतना ही साइबर फ्रॉड भी लगातार बढ़ रहा है। साइबर फ्रॉड के अपराधी नए तरीके से लोगों को अपने झांसे में लेकर लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश बोर्ड से जुड़ा हुआ है। यूपी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और साइबर ठग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को फोन करके उनके नंबर बढ़वाने और पास कराने के नाम पर पैसे की मांग कर रहे हैं। इस मामले के सामने आते ही यूपी बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर सचेत रहने को कहा है। लिहाजा साइबर ठगों के झांसे में आने से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम ऑनलाइन की दुनिया में टेक्नोलॉजी पर कितना ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं? हमारी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर साइबर ठग हम जैसे कई लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा जाते हैं। चाकू या बंदूक को दिखाकर लूट की वारदात अब पुरानी बात हो चुकी है। टेक्नोलॉजी के जमाने में लुटेरे भी हाईटेक हो गए हैं। ठगी के लिए तरीके भी ऐसे अपनाते हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। देश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर ठग भी बढ़ते जा रहे हैं। साइबर पुलिस ऐसी ठगी के खिलाफ लोगों को जागरूक करती है, तो ये शातिर भी खुद को अपडेट करने में लगे हैं। अब गौर करने वाली बात है कि ये शातिर अपराधी लोगों को अपने जाल में आखिर कैसे फंसाते हैं। ऐसा क्या करते हैं कि लोग आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं। साइबर ठगों के ठगी के नए तरीकों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है।
इन साइबर ठगों ने अब यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं और उनके पेरेंट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। साइबर ठग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को फोन करके नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसों की मांग कर रहे हैं। यूपी बोर्ड के पास ऐसे कॉल्स को लेकर कई शिकायतें पहुंची हैं, जिसको लेकर बोर्ड एक्शन में आ गया है। यूपी में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आने वाले हैं। एक और इसको लेकर जहां पेरेंट्स और स्टूडेंट एक्साइटेड हैं, वो बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, वहीं इस मंजर पर अब जो साइबर फ्रॉड करते हैं वो भी अपनी नजर लगाए बैठे हैं। दरअसल एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। साइबर फ्रॉड ने स्टूडेंट को पैसे देकर नंबर बढ़वाने और फेल से पास करवाने का झांसा दिया। इस मामले में अब बोर्ड ने भी पेरेंट्स को सचेत किया है, आगाह किया है कि आप इस तरह के साइबर फ्रॉड में बिल्कुल ना फंसे। अगर आपको कोई झांसा दे रहा है कि वो आपके बच्चे के नंबर बढ़ा देगा या उन्हें फेल से पास करवा देगा, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को करे, साइबर सेल को करे। बोर्ड परीक्षा में नंबर बढ़ाने के लिए आ रही कॉल्स पर यूपी बोर्ड ने बड़ी चिंता जताई है। बोर्ड ने एडवाइजरी जारी करके ये जानकारी दी है ताकि कोई भी इन साइबर ठगों के जाल में न फंसे। यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट और अभिभावकों को एडवाइजरी जारी कर कहा कि साइबर ठगों के लालच में न आए और इस तरह की फर्जी कॉल्स आने पर अपने जिले के DIOS यानी जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। बता दें कि यूपी बोर्ड ने पिछले साल भी कॉल्स करके नंबर बढ़ाने और पास करने के नाम पर पैसे उगाही करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। देखिए, साइबर ठग हमेशा अपनी मॉडस ऑपरेंडी बदलते रहते हैं और जैसे ही कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है वो उस पर फोकस हो जाते हैं। चाहे जैसे त्योहारों के टाइम पर उसको लेकर लोगों को लूटते हैं। अभी रिजल्ट्स का माहौल है तो ज्यादा से ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं कि उनका बच्चा अच्छा नंबर से पास हो, उसको मैक्सिमम नंबर मिल जाए। अब ये जो एक कमजोरी है आपकी, उसको लेकर वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि मैं आपके नंबर बढ़वा सकता हूँ या आपके बच्चे को पास करवा सकता हूँ, गारंटी दे दूंगा। पर आप जानते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसके झांसे में ना आए। खास तौर से जब 55 लाख और 60 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, उसमें कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकते कि ये सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज और इतना सिस्टमैटिक है। आपको तुरंत रिपोर्ट करना है। साइबर अपराधी भोले भाले लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके खोजते रहते हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और इन अपराधियों को ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में साइबर क्राइम के 65,893 मामले देश भर में दर्ज किए गए, जबकि साल 2021 में 52,974 मामले दर्ज किए गए थे। इस तरह एक साल के दौरान साइबर अपराध में 24.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इनमें करीब 65% मामले धोखाधड़ी के थे। यानी 65,893 मामलों में 42,710 धोखाधड़ी के मामले थे, जबकि 3,648 मामले जबरन उगाही के थे। सबसे पहले तो आप www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कर दें ताकि इन लोगों के नंबर ब्लॉक हो सके, इन पर कार्रवाई हो सके, ताकि ये बाकी और लोगों को ना लूटें। ऐसे में कई लोग उस पर भरोसा करके शायद पैसे भी दे देंगे और लूट भी जाएंगे, और ऐसे केसेस ऑलरेडी सामने आ रहे हैं। दूसरा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो जिला विद्यालय निरीक्षक है, DIOS होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स, उनको इन्फॉर्म कर दें ताकि वो तुरंत ऐसे नंबर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकें, इन लोगों तक पहुंचा जा सके। किसी के भी प्रलोभन में, झांसे में आकर कोई पैसा ना दें, क्योंकि एक बार पैसा गया तो वापस नहीं आ पाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। इसके साथ ही कॉपी चेकिंग का काम भी बोर्ड ने खत्म कर लिया है। अब बस परिणामों के ऐलान का इंतजार है। अनुमान है कि इस साल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे अप्रैल के आखिर तक जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट की घोषणा के बाद छात्रों की प्रोविजनल मार्कशीट ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.up.nic.in पर जारी कर दी जाएगी। छात्रों को अपने एग्जाम रोल नंबर और रोल कोड की मदद से वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और अपनी मार्कशीट डाउनलोड करनी होगी। वहीं हर साल बोर्ड परीक्षा में अव्वल आने वाले को सरकार की तरफ से छात्रों का जोश बढ़ाने के लिए इनाम दिए जाते हैं। पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी परीक्षा में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को सरकार की तरफ से इनाम मिल सकते हैं। साल 2023 में यूपी बोर्ड के जिला स्तरीय मेरिट में स्थान पाने वाले 20 बच्चों को 21 हजार रुपए मिले थे। वहीं साल 2022 में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी दिया गया था। एक तरफ एग्जाम में टॉप करने की खुशी और दूसरी तरफ सरकार से मिले पुरस्कार ने छात्रों की खुशी को दोगुना कर दिया था। लेकिन साइबर ठगों ने परीक्षा के नतीजे आने से पहले यूपी बोर्ड के अधिकारियों और अभिभावकों को मुसीबत में डाल दिया है। हालांकि जागरूकता के जरिए साइबर ठगी और जालसाजी पर लगाम लगाई जा सकती है।
बावजूद इसके कुछ लोग साइबर ठगों के इस जाल में फंस जाते हैं। लिहाजा साइबर ठगी को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में दिया आदेश। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे न्याय यात्रा की तरह न्याय पत्र नाम दिया गया है। इस घोषणा पत्र में 25 तरह की गारंटी शामिल है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर उसकी सरकार सत्ता में आई तो 50% की आरक्षण सीमा खत्म कर इसे बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही पार्टी ने युवाओं और बुजुर्ग महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मदद का भी वादा किया। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा भी छेड़ा। बिहार में मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी भी महागठबंधन से जुड़ गई। आरजेडी ने उसे लोकसभा चुनाव के लिए अपने कोटे से 3 सीटें दी। ये सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी हैं। इससे पहले आरजेडी को महागठबंधन में 26 सीटें मिली थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के चूरू में एक रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना संकट के वक्त किए गए कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब ये संकट आया तो दुनिया मुश्किल में थी, लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों के मामले में दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। यानी फिलहाल 2004 के मदरसा बोर्ड कानून के तहत ही यूपी के मदरसों में पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और 30 जून तक जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो राम भजन गाते नजर आए। बताया गया कि ये वीडियो कटड़ा का है, जहां वो अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता के घर पहुंचे थे। इस दौरान कई लोगों ने उनके भजन की तारीफ भी की। अरे ढूंढो मोरे ढूंढो मोरे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। वो जनवरी में मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ मामले में घिरे थे, फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होना पड़ा था, जहां अदालत ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक युवक को गाड़ी से स्टंट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी गाड़ी का 12,000 रुपए का चालान भी काटा। इसके अलावा इस महंगी गाड़ी में लगे काले शीशे भी हटवा दिए। इस शख्स ने ये स्टंट दूसरों की जान भी जोखिम में डालकर किए थे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली शराब घोटाले में दलीलों और दावों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 2 दिन पहले ही जेल से सशर्त जमानत पर बाहर आए। दूसरे दिन भजन कीर्तन, दर्शन पूजन के बाद आज संजय सिंह ने शराब घोटाले में केजरीवाल को पाक साफ बताने के लिए बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाले के आरोपी जिन मटुंगा रेड्डी और शरद रेड्डी के बयानों के हवाले से केजरीवाल को जेल भेजा गया। उन्होंने दबाव में झूठा बयान दिया और उन्होंने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए भी दिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सवाल उठा रही है कि तस्वीरें दिखाने से भ्रष्टाचार के दाग धुल नहीं सकते। फतेहपुर यूपी से नितेश श्रीवास्तव। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये है भारतीय जनता पार्टी का नारा। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है। उस पर चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए एलजी साहब। झूठ, लूट, धूर्तता और बेईमानी का खून है इनकी रगों में। देश के चुनावी मौसम में दिल्ली में शराब घोटाले पर जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आर पार की जंग छिड़ी हुई है,
तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के नोटिस पर बवाल मचा हुआ है, जबकि तीसरी तरफ शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की जेल से भेजी गई एक चिट्ठी सामने आई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल से जमानत पर छूटने के बाद मीडिया से बोले कि सरकारी गवाहों ने डर के मारे केजरीवाल को फंसाया है और बीजेपी को रिश्वत भी दी है। उधर बीजेपी भी केजरीवाल की मनोज तिवारी के साथ की कुछ फोटो लेकर बैठी थी कि तस्वीर खिंचाने का मतलब भ्रष्टाचार के आरोपी को बचाना नहीं होता। मंगुंटा रेड्डी सांसद पर रेड होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। ममता रेड्डी, शरद रेड्डी पे बोल रहे हैं, अरे तुम लोगों ने तो ट्रेनिंग दी है झूठ बोलने की। ऑडियो दिखाए थे, हम सुनवाए थे कि जांच एजेंसी आएगी तो कैसे बोलना है, कैसे करना है। दरअसल शराब घोटाले की सफाई में आम आदमी पार्टी उन दोनों आरोपियों के इकबालिया बयान पर सवाल उठा रही है जिनके सरकारी गवाह बनने और उनसे मिले सुरागों के बाद जांच एजेंसियों ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया है। अब आम आदमी पार्टी आरोपियों की ओर से बीजेपी को मिले चंदे पर भी सवाल उठा रही है, जिससे बीजेपी बौखला गई है। पहली पेशगी और नजराना 5 करोड़ का पहुंचा और कुल 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, जिसको किंग पिन बताते थे, किंग पिन शरद रेड्डी, उस किंग पिन ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल तो खुलेआम मिल गया और वो मनी ट्रेल भी ऐसे पता नहीं चला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से पता चला जब उन्होंने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। शराब नीति जब बदली जा रही थी, रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ रात को 1 से 3 के बीच में मीटिंग की थी कि नहीं? बताएं संजय सिंह। दिल्ली के रेस्टोरेंट ओनर से पैसा इकट्ठा किया गया था कि नहीं किया गया था शराब नीति बदलने के नाम पर? और अगर शराब नीति ठीक थी तो बदली क्यों? बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक सियासी मुकाबला चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर भी चल रहा है। केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त की कोशिश के आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर सोमवार तक जवाब मांगा है। वहीं आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए बीजेपी वालों ने दिल्ली में केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताकर होर्डिंग लगा दी और जब चुनाव आयोग एक्शन में नहीं आया तो आम आदमी पार्टी ने सवाल उठा दिए। हमने बार बार इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस पर, उनके आपत्तिजनक पोस्टर्स पर, उनके इलीगल होर्डिंग्स पर चिट्ठियां भेजी, लेकिन ना 29 मार्च को, ना 1 अप्रैल को और ना आज इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस नहीं भेजा। कि दिल्ली को इतना रुलाने के बाद भी इनके चेहरे पे जरा उसका अफसोस भाव नहीं है। ऐसे झूठे ड्रामेबाज, पाखंडी, जनता जन विरोधी ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता भी पहचाने, कानून तो पहचान ही चुका है। इसी बीच आज 2-2.5 हफ्ते बाद एक और चिट्ठी भी चर्चा में रही है, जो पिछले महीने मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वालों के नाम लिखी थी। संजय सिंह की रिहाई के बाद लगातार 2 दिन में एक दिन अरविंद केजरीवाल का वीडियो संदेश जेल से आया, जिसे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सुनाया और फिर दूसरे दिन मनीष सिसोदिया की चिट्ठी आई, जिसमें उन्होंने जल्द बाहर मिलने की उम्मीद जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सियासी ढाबे में एक और दिलचस्प खबर है। आपको बता दें कि तेलंगाना की चर्चित हैदराबाद सीट पर बीजेपी ने इस बार कोम्पला माधवी लता को उतारा है। फिलहाल इस सीट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं और इसे ओवैसी का गढ़ माना जाता है। माधवी लता से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। हमारे साथ हैदराबाद पार्लियामेंट के प्रत्याशी माधवी लता जी जुड़ी हैं। मैडम,
कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो रिलीज किया, 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। जब तेलंगाना में चुनाव हुए तो 6 गारंटी की बात किए थे कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर सरकार बनी। क्या ये 25 गारंटी उनके काम आएगी? यहाँ पर आपका क्या कहना है? भैया, यहाँ पे बीआरएस ने पूरा राष्ट्र को ऐसे परिस्थिति में छोड़कर चली गई है कि गरीबी में छोड़कर चली गई, इसलिए सिर्फ 6 गारंटी बोले। ये 6 गारंटी भी कर नहीं पाए। हमारे मोदी भाई तो पूरा भारत देश को दुनिया में आर्थिक रूप में से कहीं नीचे रहने वाला देश को ऊपर लेके आके 5 पे छोड़ दिए ना, तो इन लोगों को पैसों की लालच दिख रही है, तो 25 बोल देंगे देश भर ये लोग। मैं एक ही बात कहूंगी आपसे, आप जम्मू एंड कश्मीर को फिर से उसका स्टेटहुड देना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप ये देकर कि जिस देश को पूरा भारत देश अपनाना चाहता है, जो कश्मीर भी भारत देश को अपनाना चाहता है, इस देश का शान बनना चाहता है वो, और हम सब उसको अपने में एक कर कर पूरा भारत देश कहना चाहते हैं, आप फिर उसको तोड़ डालना चाह रहे हो, उसको अलग करना चाह रहे हो आप। यहीं पर तेलंगाना राज्य में एक नेशनल मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन किया जाएगा, तो कुकुड़म में बड़ी मीटिंग रखी गई, कांग्रेस की तरफ से बड़ी तैयारी हो रही है। क्या लग रहा है, यहाँ से एक बड़ा मैसेज देने की कांग्रेस तैयारी कर रही है, इसको कैसे देखती है? कुछ नहीं साहब, मैं बताती हूँ, यहाँ के लोग ऐसे, यहाँ पे जो लोग हैं तेलंगाना के लोग हैं, बार बार ठोकर खा रहे हैं, तो इनको लगता है कि ये सोच नहीं सकते हैं। तेलंगाना प्रजा को धोखा देना इन लोगों को बहुत आसान हो गया। आज तक चाहे कांग्रेस रहने दीजिए या बीआरएस रहने दीजिए, अपने अपने जेब भरते चले गए ये लोग, और हमारे तेलंगाना के लोग जागृत नहीं हुए। जब पूरा आंध्र राष्ट्र था तब भी जागृत नहीं हुए, तेलंगाना जब बना तब भी जागृत नहीं हुए। ये लोगों के ऊपर इतने सारे मार खाए हुए लोग हैं ये कि आज तक इन लोगों को बाहर उठने नहीं हुआ। लेकिन अब की बार तेलंगाना प्रजा थक भी गए हैं और उनके आंख खुल भी गए हैं। ये अभी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये चाहे तेलंगाना में कहीं से भी इस मैनिफेस्टो को डिक्लेयर करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके 5 में 4 तो हमारे मोदी भाई पहले कह चुके हैं। वो दलित बोल चुके हैं, जिसके अंदर SC ST OBC आगे हैं, वो औरत कह चुके हैं, वो युवा कह चुके हैं, वो किसान कह चुके हैं, अपने ही कॉपी मार के ये लोग। अरे कभी तो खुद का कुछ बात करो साहब, ये कितने साल आप कॉपी मास्टर्स बनकर कुछ मैनिफेस्टो का नाम बताओगे आप? ये इनसे होने वाली बात नहीं है। ये तेलंगाना के ऊपर एक प्रकार का, मैं कहती हूँ, इट इज लाइक इंसल्टिंग है, क्योंकि आप यही हमारे लोगों के ऊपर आकर जीत कर हमको किसी प्रकार के वादा ना निभाते हुए हिम्मत आपकी, फिर आप इधर ही आकर फिर मैनिफेस्टो खोलोगे आप अपने नया, और आप यहाँ के AMIM से जुड़ जाओगे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार सपाट रहा। इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। आखिर में सेंसेक्स 21 अंक चढ़कर 74,248 के नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 1 अंक की मामूली गिरावट के साथ 22,514 पर बंद हुआ। निफ्टी के 28 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट आई। सोने के भाव 150 रुपए गिरे। इसी के साथ अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 69,900 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी 700 रुपए सस्ती हुई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी 81,000 रुपए की दर से मिलेगी। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इस बार भी रेपो रेट पहले की तरह 6.5% पर बना हुआ है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये फैसला लिया गया। ये लगातार 7वीं बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में ब्याज दर 0.25% बढ़ाई थी। चर्चा है कि एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला इस साल के अंत तक भारत में कार ला सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने गीगा फैक्ट्री बर्लिन में भारत के लिए राइट हैंड ड्राइव कारों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है।
दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी KTM इंडिया ने अपनी बाइक 250 ड्यूक की रेंज में नया कलर ऑप्शन जोड़ा है। कंपनी ने इस बाइक को नए अटलांटिक ब्लू कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा है। यानी अब अगर आपको 250 ड्यूक बाइक खरीदनी है तो आपके लिए सिरेमिक व्हाइट इलेक्ट्रिक ऑरेंज के साथ साथ अटलांटिक ब्लू कलर ऑप्शन भी मिलेगा। इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी लिव इन रिलेशनशिप की। हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई ठोस कानून तो नहीं है, लेकिन ये गैर कानूनी भी नहीं है। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत बालिग जोड़ों को लिव इन में रहने का अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लिव इन में रह रहे एक जोड़े को हाईकोर्ट से झटका लगा है। क्या है ये पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे अलग अलग धर्म के एक जोड़े की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि अलग अलग धर्मों के लिव इन रिलेशनशिप में रहने को शादी की तरह नहीं माना जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक कानून के तहत इस रिश्ते को शादी की मान्यता नहीं मिलती, तब तक लिव इन में रह रही महिला को लखनऊ के महिलाओं के प्रोटेक्शन होम में रखा जाए। अयोध्या के रहने वाले इस लिव इन जोड़े ने मांग की थी कि लड़के के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 यानी कि अपहरण और 366 यानी कि शादी के लिए मजबूर करने के अपराध से जुड़ी एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील रखी कि लड़का लड़की दोनों लंबे समय से दोस्त हैं और बालिग हैं। वकील ने बताया कि जब लड़की ने लड़के के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की तो उसके घर वालों ने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद लड़की अपने घर से भाग गई और अपनी मर्जी से लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। कोर्ट में वकील ने दलील दी कि कानून के मुताबिक प्रेमी जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, इसलिए लड़के के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जानी चाहिए। प्रेमी जोड़ी की याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ता अलग अलग धर्म के हैं और उन्होंने धर्म परिवर्तन निषेध कानून के तहत कन्वर्जन के लिए आवेदन नहीं किया है। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि बिना धर्म परिवर्तन किए इस जोड़े का लिव इन रिलेशनशिप में रहना कानून के खिलाफ है, इसलिए एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी तौर पर शादी की तरह नहीं माना और एफआईआर रद्द करने की अपील ठुकरा दी। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि अगर उन्हें किसी तरह का खतरा है तो वे कानूनी प्रावधानों के तहत सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े इस नए मामले को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। लिव इन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद मैरिज, दोनों बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। मैरिज एक बहुत सेक्रेड बॉन्ड है मेरे अकॉर्डिंगली, तो जो दो फैमिलीज को और दो पीपल को एक साथ मर्ज करता है और इट इज़ नॉट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो एक बहुत लंबा ड्यूरेशन के लिए होता है। मैरिज हम एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं तो हम अपने अप्स एंड डाउन सब कुछ एक साथ डील करेंगे। वेयर एज इन लिव इन के अंदर आजकल का जो स्टेटस चल रहा है सोसाइटी के अंदर, when two people feel comfortable towards each other they are in live in, but जब उन्हें ये लगता है कि ठीक है अब चीजें नहीं जा रही, हमारे worthwhile नहीं हो रही, so they feel okay that we should break all these kind of stuff. So I don't think live in and marriage can be compared to each other. I think ये इंडिविजुअल चॉइस है, जो कपल जिन्होंने मतलब शादी के बंधन में आना है, सो इट्स देयर चॉइस कि लाइक बिकॉज एट द एंड ऑफ द टाइम साथ तो उन दोनों को ही रहना है। देखिए, भारत एक डेमोक्रेसी है और इसमें हर जाति धर्म के लोगों के लिए अलग अलग सहूलियतें हैं, अलग अलग तरीके के रीति रिवाज हैं, तो उसको हम किसी कोर्ट या किसी बाउंडेशन पे नहीं रख सकते। रही बात लिव इन रिलेशनशिप की, जो दो एडल्ट लोग हैं अपने हिसाब से अपने लाइफ जीना चाहते हैं, इंडिविजुअलशिप है उनके अंदर, तो उनके अंदर मैं नहीं मानता कि कोर्ट को भी किसी भी तरीके का इंटरफियर करने का अधिकार होना चाहिए। तो शादी का जो मैटर है वो हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है। जब जो काम सोसाइटी के थ्रू होता है उसको लीगल या इनलीगल करने का कोई राइट नहीं होता। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब हम किसी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कोई काम कर रहे हैं तो उसको आप शादी का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि आपने उसमें किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। वो आपकी पर्सनल ओपिनियन है जिसमें आप दो लोग एक मेच्योरिटी के हिसाब से आप अपना लाइफ गुजार रहे हैं। कोर्ट सही है अपनी जगह और हम भी कोर्ट के ही साथ हैं। हम अपने सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के तब साथ हैं जब वो सही खुद करेंगे। और लिविंग के रिलेशन में उन्होंने बिल्कुल सही फैसला दिया। लिविंग एक अंधा फैशन है जिसमें लड़की की तो जिंदगी बर्बाद होती ही होती है। HP गेमिंग लैपटॉप लॉन्च। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली।
सैमसंग ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपने प्रोडक्ट के साथ अनोखा प्रयोग किया। उसने कुछ AI अप्लायंसेस लॉन्च किए हैं। इनमें रेफ्रिजरेटर, AC और माइक्रोवेव शामिल हैं। इन सभी में वाईफाई लगाया गया है। एडवांस्ड रेफ्रिजरेटर में लोग अंदर रखे सामान की एक्सपायरी भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्मार्ट TV पैनल भी लगा है। एप्पल जल्द ही अपने ग्राहकों के लिए एक और नया प्रोडक्ट लाने की तैयारी में है। खबरें हैं कि कंपनी पर्सनल रोबोट लॉन्च कर सकती है। चर्चा है कि एप्पल ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। HP ने ग्राहकों के लिए एक नया गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किया है। इसकी कीमत 1,75,000 रुपए है। इसे खास तौर पर गेमर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। नए भव्य राम मंदिर में बालक राम का पहला जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। वहीं श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फतेहपुर जिला जेल के कैदियों को भी काम सौंपा है। मंदिर ट्रस्ट ने फतेहपुर जिला जेल से कैदियों के बनाए 5000 रामनामी थैले की डिमांड की है, जिसे कैदी दिन रात एक कर पूरी करने में जुट गए हैं, क्योंकि इससे उन्हें कमाई भी हो रही है। ये तैयारी अयोध्या में राम जन्मोत्सव की है। अयोध्या में नए भव्य राम मंदिर में बालक राम का ये पहला जन्मोत्सव है। तैयारी जोर शोर से चल रही है। सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, फतेहपुर के इस जिला जेल में भी, जहां कैदी राम भक्तों के लिए थैला बना रहे हैं। वो थैला जिसमें रामनवमी पर राम भक्तों को अयोध्या से प्रसाद मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यहां से 5000 थैले मंगवाए हैं। पहले हमने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जब रामलला की हुई थी अयोध्या में, तो हमने अपने तरफ से सभी समस्त बंदी भाइयों ने मिलजुल करके यहाँ से 1100 थैले भेजे थे। तो वहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं लोग, उनको टेस्ट लोग हैं, उनको पसंद आ गया। तो हमको वहाँ से ऑर्डर मिला हुआ है बनाने के लिए 5000 झोलों का, और हम उसको बनाने के लिए तैयार हैं, बना रहे हैं। इसमें हमें रोजगार मिल रहा है। हमारे महोदय जेल अधीक्षक साहब ने हमको कुछ रोजगार दिलाए, और हम लोग सब मिलकर एक आदमी 50 पीस लगभग झोले बना लेते हैं। दरअसल ये लोग अयोध्या राम मंदिर के लिए पहले भी थैले बना चुके हैं। जनवरी में जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, तब यहाँ के कैदियों ने अपनी इच्छा से 1100 थैले बनाकर भेजे थे, जिसके लिए इन्होंने पैसे नहीं लिए थे। लेकिन इस बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खुद इनसे 5000 थैले की डिमांड की है, और उसके लिए पैसे देने की बात भी कही है, ताकि उन्हें इनका मेहनताना मिल सके। जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान के मुताबिक एक थैले के लिए इन्हें 14 रुपए मिलेंगे। हम सब लोग मिलजुल के 40-50 झोला एक आदमी बनाते हैं, तो 200 झोला बन जाता है। तो मन से ऑर्डर आया बनने के लिए कि फिर ये झोला बनाओ। हम लोगों को 1 रुपया कारीगरी मिलती है इसी की। रोजगार मिल रहा है? हाँ, रोजगार मिल रहा है। हम लोगों का खर्चा पानी चलता है, टाइम कट जाता है। रमजान का महीना चल रहा है। रमजान का महीना, रोजा रखे हुए हैं, काम कर रहे हैं साहब। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है साहब। रामनवमी करीब है, ऐसे में ये दिन रात इस काम में जुटे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो रोजा रख रहे हैं, क्योंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो रामलला के जन्मोत्सव में अपनी भागीदारी निभाने में पीछे नहीं है। फतेहपुर यूपी से नितेश। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।